तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग चैप्टर रदर, ग्रेविटेशन। जब 11th क्लास की टॉपिक्स कहा जाता है, चैप्टर्स कहा जाता है, तो एंट्रेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी स्कूल की पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा कोर्स को हम लोग कुछ डिस्टिंक्ट चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं तो उसके अंदर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्प्रिंग्स वगैरह सब कुछ उसमें आ जाता है। वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, कोलिजन, ये एक ब्लॉक होता है ना। थर्मोडायनेमिक्स दूसरा ब्लॉक होता है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर ऐसा है कि अकेला एक ब्लॉक बनता है, मतलब ये पूरा चैप्टर है, इसमें से किसी भी एंट्रेंस में इसका जो कोटा है आना है आएगा ही आएगा। मतलब ऐसे काफी चैप्टर से, हर चैप्टर से एंट्रेंस से आएगा, कोई जरूरी नहीं है, जबकि इसमें से कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा। 1, 2, 3 डिपेंड करता है मूड क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर, लेकिन ये चैप्टर को स्किप नहीं कर सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है चैप्टर भी काफी इजी है। तो आज हम लोग इसका थ्योरी को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसके ऊपर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा। अगले क्लास हम लोग न्यूमेरिकल्स को आप लोग करके आओगे, तो अगले क्लास हम लोग न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। नाम तो सुना होगा, स्कूल में भी हो गया होगा। ग्रेविटेशन, थोड़ा सा मैं इसको सेव कर दूं। सेव एज। इस चैप्टर का शुरुआत ऐसे हुआ कि हम लोग यहाँ पर प्लैनेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। 2 इंपॉर्टेंट लॉ आते हैं इसमें, एक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा आता है केपलर्स लॉ। क्या आप लोगों को मालूम है कौन सा लॉ पहले आया होगा, न्यूटन्स लॉ की केपलर्स लॉ? पहले केपलर्स लॉ आया। वो डाटाबेस में बनाए थे, ही वाज ए प्रोफेसर। वो अपने स्टूडेंट्स को बैठा के जितना सेलेस्टियल बॉडीज है उनका पोजीशन को नोट करते गए, लोकेशन को नोट करते गए, फिर उनका पाथ को डिस्क्राइब किए, उनका मोशन को डिस्क्राइब किए फ्रॉम द डाटा ओनली। स्टैटिस्टिकली सारा चीज को निकाले, लंबे समय तक डाटा को रजिस्टर करते रहे, और वो सारा डाटा को करीब करीब 300 साल बाद एनालिसिस करके उसमें से एक छुपा हुआ इंपोर्टेंट चीज निकाल दिए। कौन? न्यूटन। सेम डाटा से। तो पहले आया केपलर्स लॉ। काफी बुक में देखोगे द चैप्टर स्टार्ट्स विद केपलर्स लॉ, फिर बाद में आता है न्यूटन्स लॉ। लेकिन केपलर्स लॉ में स्कूल के हिसाब से कुछ चीजें हैं जिनको जस्टिफाई करना पड़ता है और वेरीफाई करना पड़ता है। केपलर्स लॉ और न्यूटन्स लॉ सेम चीज बोल रहे हैं, तो इसलिए मेरा शुरुआत थोड़ा अलग से हो रहा है। जबकि काफी बुक्स में देखोगे ग्रेविटेशन का स्टार्टिंग होता है विद केपलर्स लॉ। ठीक है, प्लैनेटरी मोशन के बारे में मेरा सीक्वेंस थोड़ा अलग है। हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ेंगे बट टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस चैप्टर, तो जस्टिफाई कर पाएंगे कि न्यूटन केपलर को डाटाबेस में से जो चीजें मिला था वो बात सही है। तो पहला आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे मैं वादा किया हूं, आज की क्लास में हम लोग थ्योरी को पूरा डिटेल्स में समझेंगे और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में आपको दे दूंगा। आप प्रैक्टिस करके आओगे, अगले क्लास करेंगे तो एक क्लास में बहुत सारा न्यूमेरिकल हो पाएगा। लॉ क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। बोलता है कि एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास with equal and opposite forces, equal and opposite forces along the line joining them, along the line joining them, such that
the magnitude of force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, लेकिन क्या मालूम मैं देखा हूँ कि ये लॉ को स्कूल एग्जाम में पूछते बहुत कम है। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही रेयरली इस क्वेश्चन आता है, मतलब रट्टा मारने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। समझ लो क्या बोल रहा है ये लॉ, क्या बोल रहा है। लॉ के बारे में देखेंगे ये लॉ क्या बोल रहा है। जो जो चीजें समझ में आ रहा है इसमें से जो जो फैक्ट्स समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर कोई एक मास यहाँ पे है और कोई एक दूसरा मास यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। एवरी टू मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। आप बैठे हो तो आप अपने बगल वाले दोस्त को अट्रैक्ट कर रहे हो। कैसे सर? बिकॉज यू हैव सम मास, ही हैज सम मास, सो देयर इज ए म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे सर? फीलिंग में तो नहीं आ रहा है। फीलिंग में आने के लिए फोर्स भी तो जोरदार होना चाहिए। नहीं, आपकी पीठ पे कोई अगर मच्छर बैठा होगा उसका वजन को आप फील कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इफ द फोर्स इज दैट स्मॉल यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज द फोर्स। फोर्स तो है, देखो इतना छोटा फोर्स जो फीलिंग में नहीं आ रहा है उसको भी लोग डिस्कवर करके निकाल दिए। क्या बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलो मानते हैं कि ये दोनों जो मास है इन दोनों के बीच में चलो मानते हैं डिस्टेंस r है। क्या बोल रहा है कि जो फोर्स होगा ये इसको जितनी जोर से खींचेगा ये उसको उतनी ही जोर से खींचेगा। दे विल पुल ईच अदर विथ equal and opposite forces along the line joining them। दोनों को जॉइन करता हुआ जो लाइन है इसके चलते इसके ऊपर इधर को फोर्स नहीं आएगा, इधर को फोर्स आएगा। समझ में आ रहा है? along the line joining them equal and opposite force, that force is proportional to the product of masses and also proportional to 1 by r square। If I join them all, you find force is G m1 m2 by r square। कुछ फंसा हुआ है। Anyway, G m1 m2 by r square। ये जो G है इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो ये जो कांस्टेंट है इसको एक एडजेक्टिव दिया गया है यूनिवर्सल। ऐसे बहुत कम कांस्टेंट्स है जिनको यूनिवर्सल एडजेक्टिव दिया जाता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना आर, अभी जानते हो कि नहीं जो पीवी इक्वल एनआरटी वाला फॉर्मूला में। तो यूनिवर्सल वाला एडजेक्टिव काफी कम चीजों को दिया जाता है। जिनको जिनको ये सब उपाधि दिया गया है यूनिवर्सल वाले, इनको यूनिवर्सल बोलने के पीछे एक रीजन जानते हो? वो सब जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उससे परे है। दिस थिंग्स डज नॉट अफेक्ट बाय आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दुनिया में जितने सारे किस्म की फोर्सेस है, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, टेंशन इन ए थ्रेड हो, स्प्रिंग फोर्स हो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, वो सारा फोर्स एक तरफ
ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरफ, ये अकेला ही बाकी सारा फोर्स से अलग है। यूं कहो तो दुनिया में सिर्फ दो ही किस्म की फोर्स है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब बाकी जितने फोर्स के बारे में आप जानते हो, चाहे वो ऑफ थ्रस्ट हो, नॉर्मल रिएक्शन हो, ये उसे पुश पुल फोर्स हो, फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स, जितने हैं सारे को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उनके अलावा दुनिया में और एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सोचो इसका अहमियत कितना। और ये जो जी है, ये जी का वैल्यू कितना होता है? वैल्यू होता है इसका 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और शायद हमारे स्मार्ट बच्चे थोड़ा सा इसको देखेंगे तो गेस करके जी का यूनिट भी बता देंगे, क्योंकि इधर तो है न्यूटन, इधर है जी, m1 इंटू m2 हो गया kg² बाई मीटर स्क्वायर, kg² बाई मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन। सबको इधर ले आओ, जी का वैल्यू मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन, हाँ बोलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg²। लेकिन ये जो क्वांटिटी है 6.67 × 10⁻⁻11, देखो कितना छोटा है। इतना छोटा होने के कारण ये चाहे कुछ भी हो, ये 10⁻11 हो गया तो फोर्स काफी छोटा हो गया। समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 1 न्यूटन कितना फोर्स होता है? 100 ग्राम का कोई वेट अगर हाथ में पकड़ते हो तो उसका जो वेट होता है वो 1 न्यूटन होता है, 100 ग्राम वाला, है ना। आपका चिप्स वाला पैकेट कितना होता है? 20-25 ग्राम का होता है कि 40 ग्राम का होता है? ऐसे देखो कितना हल्का है वो, तो फिर भी मोर देन 1 है। ये 10⁻11 न्यूटन। कैन यू सेंस इट? नो। समझ में? तो ये सेंस करना बड़ा मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो ये जो फोर्स है, हाँ अगर मासेस काफी बड़े हैं तो शायद ये फोर्स कुछ समझ में आएगा। देखो अर्थ कितना बड़ा है, 40 बिग मास, और वो अर्थ ये पेन को खींच रहा है ना, तो कितना जोर से खींच रहा है कि मैं पकड़ लेता हूं इसको। इतना बड़ा अर्थ है, वो इसको खींच रहा है, फिर भी मैं पकड़ के पेन को रोक सकता हूं। इतना बड़ा अर्थ उतना जोर से खींचता तो पेन को रोक सकता था क्या? मैं फाड़ के निकल जाता है, बट आई एम एबल टू स्टॉप इट हियर बिकॉज सोचो इतना बड़ा अर्थ ये पेन को कितना धीरे से खींच रहा है। तो तुम्हारे और तुम्हारे बगल में बैठे हुए बच्चों के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा? ठीक है ना। सो ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं करूंगा, पढ़ाई अच्छा नहीं करूंगा, बदमाशी करूंगा, फिर भी माई ग्रेविटी आई विल अट्रैक्ट अदर्स। यू कैनॉट अट्रैक्ट अदर्स बट बिकॉज दैट फोर्स इज वेरी स्मॉल। उसके लिए क्या चाहिए? मैग्नेटिक पर्सनैलिटी चाहिए। नहीं, ग्रेविटेशनल पर्सनैलिटी से होता नहीं है। क्यों रे? दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा पर्सनैलिटी चाहिए? मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। अपना मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाओ, अच्छा पढ़ो लिखो, लोग खींचे जाएंगे। और बाई चांस अगर कोई खींचा नहीं गया तो ये मत सोचने कि तुम्हारा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर आयरन की कमी है ना। तो पॉइंट नंबर, बीट नंबर 1 हम लोग देख लिए। बीट नंबर 2, अभी ये जो फोर्स हम देखे, मान लो कि 50 केजी का मास है और एक 5 केजी का मास है, किसके ऊपर फोर्स ज्यादा आएगा? निराकार को बताने की पूरा मौका दिया जाता है। निराकार बताओ, ये 50 केजी का मास है, ये 5 केजी का है। 50 केजी 5 केजी को जोर से खींचेगा कि 5 केजी 50 केजी को जोर से खींचेगा? कौन जोर से खींचेगा, 5 केजी या 50 केजी? 50 केजी। आप मेरे क्लास में हो फिजिकली, मेंटली एब्सेंट, दे आर पुलिंग ईच अदर विथ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ये उसको जितने जोर से खींचेगा वो इसको उतनी ही जोर से खींचेगा। समझ में आया क्या? क्या ये बता सकते हो? ये बता सकते हो क्या? ये अगर हम कहेंगे ये एप्पल है, ये अर्थ है, अर्थ एप्पल को जोर से खींच रहा है कि एप्पल अर्थ को जोर से खींच रहा है? सेम न्यूटन ही बोले, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जितने जोर से खींचेगा वो उतनी जोर से खींचेगा। सो दे आर एक्सर्टिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। दूसरा हुआ, दिस फोर्स is a weak force because of the constant 10⁻⁻11. Why it is a weak force? Because the constant of proportionality is 6.67 into 10⁻⁻11. इतना छोटा, समझ में आ रहा है? तीसरा हुआ, जो दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, जैसे फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस हुआ, फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेट्स हुआ, उनके केस में भी ना फॉर्मूला कुछ ऐसे ही होता है।
अगर दो मैग्नेटिक पोल्स है, एक पोल स्ट्रेंथ P1 दूसरा का P2, उनका भी फोर्स होगा ऐसे सब कांस्टेंट P1 P2 बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला कुछ ऐसे ही होता है, मतलब आर घटेगा, दो मैग्नेट को पास लाओगे तो फोर्स बढ़ता है, दूर लो तो फोर्स घटता है। सिमिलरली फॉर टू चार्जेस, सिमिलरली फॉर टू मासेस, बट देयर इज ए डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? आप देखोगे कि अगर दो मैग्नेट को पूरा हम नजदीक ले आते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। फोर्स अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर उनको सेपरेट करना मुमकिन होता क्या? नहीं। चिपकने के बाद भी हम सेपरेट कर सकते हैं, नहीं? तो चार्ज के बीच में पास लाओ तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। सोचो तो दो प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, वो तो बहुत ही क्लोज है, तो उनके बीच में डिस्टेंस इतना कम है तो बहुत स्ट्रांग फोर्स होना चाहिए कि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस को फाड़ के निकल जाना चाहिए बाहर। ऐसा तो होता नहीं है। मतलब वो जो फोर्सेस है दिखने में कुछ ऐसा रंग रूप का है, लेकिन फिर स्मॉल डिस्टेंस के लिए वो काम में ये फॉर्मूला नहीं आता है। लेकिन ये निराला है, ये उनसे अलग है। छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए भी काम में लगता है, बड़े बड़े डिस्टेंस के लिए भी काम में लगता है। इफ यू कंसीडर टू स्टार्स एट टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ एन यूनिवर्स, उनके बीच में फोर्स के लिए जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, दो प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर है, इतना कम डिस्टेंस है, उनके बीच में भी ये एप्लीकेबल है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये क्या है? फोर्स फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस। मैक्रोस्कोपिक मतलब वेरी लार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उनके बीच में कुछ फोर्स है, या फिर दो चार्ज है तो उनके बीच में भी कुछ फोर्स है। यहां पर जो फोर्सेस है वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, नहीं? जबकि ये जो फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। किसी भी हाल में दो मास के बीच में फोर्स रिपल्सिव नहीं होता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज to give you a comparison with gravitational force with all other electromagnetic forces. समझ में आया? The force is always attractive in nature. Attractive in nature. फोर्स जो है हरदम बाय नेचर अट्रैक्टिव है, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ, अगर दो मैग्नेट है और उनके बीच में कोई फोर्स है, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, कुछ भी हो, आप देखोगे कि अगर ये दो मैग्नेट के बीच में मैं अपना फिजिक्स बुक को रख देता हूं, मोटा सा फिजिक्स बुक, क्या फोर्स उतना ही रहेगा? एक मैग्नेट इधर रखो वॉल के इधर, दूसरे मैग्नेट वॉल के दूसरी तरफ रखो, बीच में वॉल रह गया तो फोर्स तो कम ज्यादा हो जाता है, घट जाता है यूजुअली। बीच में कुछ चीजें रख देंगे तो फोर्स घट जाता है। सिमिलरली फॉर चार्जेस ऑल्सो, दो चार्ज के बीच में अगर हम कुछ किताब रख देते हैं या कोई दूसरा मीडियम रख देते हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स था वो बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये निराला है। अगर हम कहेंगे ये एक मास है और ये एक मास है, और पता चला कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो F है। अब अगर बीच में मैं कुछ भी रख दूं, मैं बीच में एक माउंटेन ही बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी फोर्स वही रहेगा। समझ रहे हो? बाकी फोर्सेस से कैसे अलग है? बाकी फोर्स मतलब दुनिया में तो दो ही किस्म की फोर्स है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी सब दूसरा एक किस्म की। बाकी सबको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। समझ में आना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाकी सबसे अलग कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर जो फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू मासेस। दो मास के बीच में क्या मीडियम है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे बिट नंबर 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
independent of nature of medium between the two masses, दो मास के बीच में जो मीडियम है उसका नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। समझ में आया? ठीक है। यहां पर लास्ट बट नॉट लीस्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू से, देयर इज ए लिमिटेशन। किसका? लॉ का, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, ये बताना तो जरूरी नहीं था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन से साइंटिस्ट निकाले थे? निराकार कौन से साइंटिस्ट निकाले होंगे? न्यूटन ही निकालेगा, उनका लॉ है तो वही निकालेगा। लिमिटेशन, अच्छा ठीक है, तुम बीच बीच में अलर्ट रहो, ठीक है। तो पता चला लिमिटेशन में ये है कि दिस फोर्स और दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल only for point masses। मतलब अगर हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक मास है जिसका साइज काफी छोटा है, मास कितना भी हो साइज छोटा है, कि इतना छोटा है कि हम इसको पॉइंट मास मान सकते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा उस फोर्स का फॉर्मूला होगा Gm1 m2 by r square, Gm1 m2 by r square। ठीक है, थोड़ा सा इसको जगह बना देते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डंडा पड़ा है, इस डंडे का मास है m1, यहाँ पर कोई एक दूसरा डंडा पड़ा है, इसका मास है m2। चलो मानते हैं कि हम जानते हैं कि इसका टोटल मास है, जहां कंसेंट्रेटेड है उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सपोज ये डिस्टेंस है r, तो ऐसा केस में हम कहेंगे कि F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई r स्क्वायर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस, है ना, पॉइंट मासेस के लिए ही एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा अगर मासेस होंगे तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कोई भी मास पॉइंट मास होता है क्या? कोई भी मास ले लो, उसका तो अपना कुछ शेप एंड साइज रहता है। बिना शेप एंड साइज का कोई मास को हम पॉइंट मास कहेंगे, लेकिन हो सकता है कि ऐसा तो नहीं। तो फिर कैसे अप्लाई करेंगे लॉ? कहीं भी अप्लाई नहीं है। नहीं, कुछ जगह वो CHSE वाले बुक में वो लिखे हैं दिस इज ए सेंट्रल फोर्स, ऐसा नहीं है। वो सेंट्रल फोर्स का कोई डेफिनेशन नहीं है। समथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ सेंटर। सेंटर मतलब कौन सा सेंटर? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ वॉल्यूम, सब अलग अलग होते हैं। तो चलता है लो लेवल प्रोफाइल में वो सब चलता है। आप भी लिखते हो तो टीचर भी आपको फुल मार्क देते हैं, बट नेवर राइट दैट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, ऐसा कोई टर्म नहीं है। देयर इज नो डेफिनेशन लाइक दैट एग्जिस्टिंग। एनीवे, तो कोई भी मास अगर पॉइंट मास नहीं है तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे लगाएंगे? सोचो, हम पॉइंट मास किसको कहेंगे? अगर कोई एक मास का डायमेंशन रहता है, लेंथ रहेगा, विड्थ रहेगा, कुछ रहेगा, उसका डायमेंशन इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, तो हम इनको पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। मान लो 2 मीटर लंबा लोहे का रड पड़ा है और यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा एक कॉपर का रड पड़ा है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर। तो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम देयर इंडिविजुअल डायमेंशंस आर वेरी स्मॉल, यू कैन कंसीडर देम एज पॉइंट मासेस, और आप कहोगे फॉर्मूला F इज इक्वल टू Gm1 m2 by r स्क्वायर। समझ में आया क्या? पॉइंट मास मतलब प्रैक्टिकली एक पॉइंट में रहेगा ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो ये हो गया लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को समझ गए हैं और उसके ऊपर हम ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे। अगले क्लास में आप लोग तैयार होके आओगे। खाली बस समझाने के लिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे ताकि थोड़ा मजा आए, हजम हो जाए। सपोज if
masses is F0। if क्यों लगा है, if करके शुरू करना अच्छी बात नहीं। force between two masses is F0 if one mass is doubled and distance between them is also doubled, find the force between them। कितना सिंपल है, दोनों के बीच में क्या फोर्स है बताओ, ऐसे करके, ठीक है ना। F0/2 कितना जल्दी पकड़ लेते हो तुम लोग। सॉल्यूशन बहुत बढ़िया। पहला जो F0 था वो क्या था, Gm1 m2/r²। दूसरे केस में जो फोर्स होगा, न्यू फोर्स होगा, वो कितना होगा, Gm1। एक मास को डबल कर दिए, चलो m2 को डबल कर देते हैं तो बन गया 2m2। डिस्टेंस को डबल कर दिए तो बन गया 2r का स्क्वायर, तो इट इज कमिंग ट्वाइस ऑफ, सॉरी इट इज कमिंग Gm1 m2 2r²। देखो नीचे 4 आएगा, ऊपर 2 था, कैंसिल होके नीचे आ गया 2r²। अब ये F0 है तो ये क्या हो गया, F0/2। समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिलहाल आप थ्योरी को बढ़िया से समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग E से डिनोट करेंगे। तो पहले टर्म का डिक्शनरी मीनिंग तो समझे। किसी जगह ग्रेविटेशनल फील्ड है कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो कोई एक जोन में हम एक चार्ज लेके गए या फिर एक कोई मैग्नेट लेके गए, पता चला वो मैग्नेट के ऊपर कोई फोर्स आ रहा है, कोई ढकेल रहा है, पुल कर रहा है या पुश कर रहा है, मतलब वहां पर अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड है। कोई दूसरा मैग्नेट है जो फील्ड बना रहा है, जो इसको पुल पुश कर रहा है कि नहीं। सिमिलरली कोई चार्ज लेके गए, उसके ऊपर कोई पुलिंग पुशिंग फोर्स आया तो हम कहेंगे वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। कोई मास लेके गया और उसके ऊपर कोई फोर्स आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, देयर मस्ट बी सम ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। अगर कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो कोई मास के ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा, नहीं, ठीक है। कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड है, कैसे पता चला, द जोन इन विच द रीजन इन विच ए मास एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, हो सकता है कि जोर से फोर्स पा रहा है या धीरे से फोर्स पा रहा है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स पा रहा है तो हम कहेंगे इससे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मोर। समझ में आया। और वीक फोर्स आया, कोई मास को लेके गए और पता चला वीक फोर्स आ रहा है तो हम कहेंगे दीजिए वीक ग्रेविटेशनल फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज लेस। समझ में आया। तो इंटेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, intensity at a point in a gravitational field is defined as the force, or gravitational force rather, gravitational force experienced by a 1 kg mass at that point gravitational force
1 kg मास एट दैट पॉइंट। बात समझ में आया? ठीक है। मतलब अगर हम कहेंगे यहाँ पर कुछ मासेस पड़े हैं, से हियर इज ए मास m1, हियर इज ए मास m2, ऐसे करके ढेर सारे मासेस पड़े हैं। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए मास m3, ऐसे करके ढेर सारे मासेस पड़े हैं। कोई पूछा बताओ यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? अब बोलोगे हाँ हाँ यहाँ पर मास रखो तो इसके ऊपर फोर्स आएगा। कितना है? तो क्या करना है? यू कीप ए 1 kg मास एट दिस पॉइंट एंड यू नो ऑल दिस मासेस जो है यहाँ पे दे विल स्टार्ट पुलिंग दिस वन। 1 kg को m1 भी खींचेगा, m2 भी खींचेगा, है कि नहीं? डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ m2 भी खींचेगा, m3 भी खींचेगा। तो मान लेते हैं कि सारा जो फोर्सेस है F1, F2, F3 फोर्स में खींच रहे हैं। तो लेट अस फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 kg। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 kg, ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट मान लो कि कुछ ऐसा हुआ। दिस यू कॉल एज द नेट फोर्स on 1 kg. This net force is otherwise called intensity at point P. Net force क्या है? It is nothing but intensity at point P. So definition देख लो। definition बोल रहा है कि intensity of gravitational field at any point is given by the net force experienced by a 1 kg mass located at that point. जहां पर भी आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी चाहिए वहां पर 1 kg मास रख लो, देखो उसके ऊपर कितना फोर्स आ रहा है। जो फोर्स आ रहा है वही इंटेंसिटी है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? कितना सिंपल है डेफिनेशन। अच्छा चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, इफ ए m kg mass, if a m kg mass kept at point P experiences, if a m kg mass kept at point P किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में experiences a force F, then the intensity at that point is E at point P is equal to क्या होगा? क्या होगा बताओ? बोल रहा है कि 1 kg रखेंगे, जो नेट फोर्स है वो EP होता है। 1 kg की जगह मान लो कि यहाँ पर 2 kg रखता है, तो इन दोनों के बीच में जब ये 1 kg था, फोर्स था F1, ये 2 kg होता तो दोनों के बीच में फोर्स क्या होता? 2F1 Gm1 m2/r² ना। एक मास डबल हो गया तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, तो ये हो जाता 2F1, ये हो जाता 2F2, ये हो जाता 2F3, F नेट क्या हो जाता? 2EP। मतलब 2 kg के ऊपर क्या फोर्स आता है? 2EP। 3 kg के ऊपर 3EP। नहीं, m kg के ऊपर अगर फोर्स F आया, 1 kg के ऊपर क्या फोर्स आएगा? F/m। m kg के ऊपर क्या फोर्स आएगा? m × EP, और EP क्या हो गया? F/m। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूं EP गिवन बाय F/m। तो बताओ ये जो इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? निराकार, फिर से मैं छोड़ता नहीं हूं, कोई ऑप्शन में रहता। तो बताओ, इंटेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? इट इज द फोर्स, यू नो, देन इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। कोई फोर्स है तो स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या कोई बता सकता है उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मास का है तो केजी, यूनिट बन गया न्यूटन पर केजी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मास रखा है जिस मास का वैल्यू है m, तो ये भी अपनी चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि इसकी इर्द गिर्द में कहीं भी हम कोई दूसरा मास लाएंगे तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, मतलब दिस इज प्रोड्यूसिंग ए ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। अब यहां से r डिस्टेंस में P पॉइंट में भी ग्रेविटेशनल फील्ड है,
उस फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट फील्ड, हाउ इंटेंस इज दैट फील्ड। कोई भी फील्ड का इंटेंसिटी जानने के लिए हम क्या करते थे, 1 kg मास रख देते थे, जो फोर्स आता था वही इंटेंसिटी कहते थे, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें इंटेंसिटी जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट कीप ए 1 kg मास, और देखो 1 kg मास के ऊपर जो फोर्स आएगा वही फोर्स को हम इंटेंसिटी कहेंगे। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन 1 kg मास। m kg के ऊपर फोर्स F आया तो 1 kg के ऊपर F/m आया, तो क्या कहेंगे, इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r from a point mass m is equal to, बताओ यहाँ पर कितना इंटेंसिटी होगा। क्या करेंगे उसके लिए, हमें 1 kg मास को यहाँ पर रखना है, जो फोर्स आएगा उसी को कहेंगे इंटेंसिटी। क्या कोई मुझे बताएगा 1 kg के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, तो फोर्स विल बी ऑब्वियसली टुवर्ड्स लेफ्ट। कितना फोर्स आएगा, जो फोर्स आएगा सर उसी को इंटेंसिटी कहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इक्वल टू कितना है, EP इक्वल टू 1 kg के ऊपर क्या फोर्स आएगा, m और 1 के बीच में जो फोर्स है Gm इंटू 1/r²। तो m kg के मास के लिए एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज Gm/r²। ध्यान रहे, मैं क्वेश्चन दूंगा तो ये सारा चीज को ऊपर क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। फाइन, तो ये जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है ड्यू टू m kg मास, ये किधर को हुआ देखो तो टुवर्ड्स m, तो डायरेक्टेड क्या होगा, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ EP किधर को हुआ, इज टुवर्ड्स m। कोई m kg मास के चलते जो इंटेंसिटी बनता है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स m। समझ में आया क्या, हाँ अच्छा। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको दूंगा जिसका चाहो तो मैं प्रूफ बता दूंगा, लेकिन प्रूफ आपको कोई पूछेगा नहीं, आपके बुक में दिया भी नहीं, ठीक है। मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसा होता है। क्या है ये, इट इज इंटेंसिटी ड्यू टू ए hollow sphere of mass m and radius r। स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, लेकिन बड़ी जरूरत की चीज है एंट्रेंस वालों के लिए, ठीक है। स्कूल वाले इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, लेकिन इसका यूज कर लेते हैं जब भी जरूरत पड़ता है, इसलिए स्कूल वाला डेरिवेशन आसानी से समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक एक हॉलो स्फीयर है, दिस इज व्हाट इज ए हॉलो स्फीयर। अब इस हॉलो स्फीयर की अंदर और बाहर मुझे इंटेंसिटी पता करना है। इफ आई कंसीडर दिस मास m हियर, ये स्फीयर का मास m है, और चलो मानते हैं कि इसका रेडियस r है। चलिए एक पॉइंट सोचते हैं सेंटर में, लेट अस थिंक ऑफ ए पॉइंट एट दिस सेंटर। सेंटर में क्या इंटेंसिटी होगा, क्या इंटेंसिटी होगा, 1 kg मास रखेंगे, जो फोर्स आएगा उसी को इंटेंसिटी कहेंगे। चलो सेंटर में हम 1 kg मास रख देते हैं, अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा दैट नेट फोर्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, ठीक है। बट हमें तो इंटेंसिटी निकालना आता है सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए। कोई एक पॉइंट मास है m, उसके लिए r डिस्टेंस में इंटेंसिटी टुवर्ड्स इट होता था, और होता था Gm/r²। अभी थोड़ी देर पहले देखे, ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर ये बात है तो आप कहोगे कि यहाँ पर अगर मैं कोई छोटा सा मास कंसीडर करता हूँ ऑन दिस स्फीयर, ये मास के चलते ये 1 kg को इधर खिंचाव महसूस होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये मास के लिए यहाँ पर इंटेंसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा,
लेकिन इसके अपोजिट में अगर दूसरा मास लेता हूं तो ये इस 1 kg को इधर को खींचेगा, तो दोनों मिलके इस 1 kg के ऊपर नेट फोर्स क्या आया? 0। नहीं, ऐसे हर एक मास के चलते अपोजिट मास मिलेगा जो इसका नेट इंटेंसिटी को 0 कर लेगा, नेट फोर्स को 0 कर लेगा। तो क्या कंक्लूजन मिला? एट द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर इंटेंसिटी इज 0। नहीं, क्या आप गेस करके बता सकते हो अगर ये होलो स्फीयर नहीं होता, सॉलिड स्फीयर होता, तो सेंटर में इंटेंसिटी क्या होता? तरीका तो वही है, एक मास यहां पे ले लो, जितना इंटेंसिटी होगा दूसरे मास के लिए अपोजिट इंटेंसिटी होगा। सो होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, सेंटर में इंटेंसिटी 0 ही है। आया समझ में? लेकिन हम बात कर रहे हैं होलो स्फीयर का। अच्छा, पता तो चल गया कि सेंटर में इंटेंसिटी 0 है। चलिए किसी एक दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं ये पॉइंट का। ये पॉइंट तो सेंटर में है नहीं, इधर वाला मास का पास होगा, इधर वाला मास का मास से दूर होगा, तो क्या यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है? थ्योरी कहता है कि हाँ, यहाँ पर भी इंटेंसिटी 0 है, लेकिन सर लगता तो है नहीं, क्योंकि इधर वाला मास का ये पास है, इधर वाला मास का ये दूर है। इसको प्रूफ करने का तरीका है, दैट इज यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको हल्के से बता देता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि मैं पूरा का पूरा स्फीयर को 2 टुकड़े में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं। छोटा सा सेक्शन तो छोटा सा मास। अब ये छोटा सा मास को मैं क्या करता हूं, इधर एक्सटेंड करवाता हूं। कैसे? ऐसे। देखो मैं क्या कर रहा हूं। यस, so corresponding to this small section mass you find a comparatively larger section mass, call it m2। अब ये छोटा है पास में, ये बड़ा है ये दूर में है, और ये दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड एंगल्स। अब देखोगे ये एंगल जितना होगा, ये एंगल इतना होगा, तो आप देखोगे m2 यहाँ पर जितना इंटेंसिटी बना रहा है इस डायरेक्शन में, m1 यहाँ पर उतने ही इंटेंसिटी बना रहा है इस डायरेक्शन में, और दोनों का मिला जुला इफेक्ट यहाँ पर 0 है। ये प्रूफ किया जा सकता है। Similarly, for every small section on the side, you will find a corresponding larger section on the opposite side. They also counterbalance, and you will see the intensity becomes 0. तो ध्यान रखना है कि for a hollow sphere, intensity at every point inside is 0. अंदर हर जगह intensity 0 है। तो प्रूफ में आपको बताया नहीं, हल्का सा बता दिया, but you take it granted, क्योंकि proof is not the beyond the scope of your syllabus। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? एट एनी पॉइंट इनसाइड द होलो स्फीयर, इंटेंसिटी इज 0। होलो स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी 0 है। सो E इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन r। x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, बाद में लिख लेंगे इसको। दूसरा हुआ एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, at any point outside the sphere। हम देखे थे पहले कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है, नहीं? और अगर कहेंगे यहाँ पे कोई डंडा पड़ा है और यहाँ पे कोई दूसरा डंडा पड़ा है, उनके बीच में फोर्स कितना होगा उतना आसानी से नहीं निकलता था, नहीं? लेकिन स्फीयर का केस निराला है। अगर हम कहेंगे कि कोई एक स्फीयर है और इसकी सेंटर से x डिस्टेंस में इंटेंसिटी निकालना है, अगर इसका मास m है, तो सोचो कि ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास के लिए जो इंटेंसिटी होता है वही हो जाएगा gm/x²। ओनली फॉर स्फीयर। अगर ये स्फीयर नहीं, मान लो कि कोई क्यूब रखा है और यहां से कुछ x डिस्टेंस में इंटेंसिटी gm/x² होगा, नो 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 नो, ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज। इसका भी प्रूफ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको? यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अभी थोड़ा ध्यान से देख लो मैं कैसे लिख रहा हूँ, और फाइनल कंक्लूजन को याद रखना। At any point outside the sphere,
for calculation related to gravitational field, ऐसा क्यों लिखा? रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी के बारे में लिख सकता था, क्योंकि आगे चल के हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ये सारा कैलकुलेशन के लिए, ग्रेविटेशन का रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन के लिए, फोर्स निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर फॉर कैलकुलेशन रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फील्ड, द स्फेरिकल मास can be considered as a concentrated point mass at center। सोचो कि ये पूरा जो स्फीयर को भगा के उसने ही मास सेंटर में रख दिया गया है। समझ में आया क्या? क्या करने के लिए? फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हल्के से आप इतना ही याद रखो। क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन मिला एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, आप कहोगे इंटेंसिटी इज 0 व्हेन x इज लेस देन r, इंटेंसिटी इज gm by x square for x greater than equal to r। समझ में आ रहा है? सरफेस में हो तब भी तो आप बाहर हो, और अगर कोई एक स्फेरिकल मास है उसके लिए यहां से x डिस्टेंस में इंटेंसिटी चाहिए, तो आप ये पूरा का पूरा मास को एक पॉइंट मास समझ सकते हो। इसके लिए जो इंटेंसिटी होगा इसके लिए भी वही होगा। कहां पर? आउटसाइड, बाहर, अंदर नहीं, बाहर। कितना होगा? ये हो जाएगा कितना? m के लिए जो होता है इधर को होता है कितना? gm by x स्क्वायर। तो अगर सरफेस में निकालेंगे तो x की जगह r डालो, gm by r स्क्वायर। समझ में आया क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू r, सरफेस में निकालो तब भी आप बाहर ही हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। और ये चीजों को समझने के लिए कभी कभार डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। सपोज दिस इज व्हाट इज ए होलो स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r, and you are interested to plot the variation of intensity with distance from center। तो आप कहोगे कि ये जो स्फीयर हम दिखा रहे हैं इसकी अंदर तो इंटेंसिटी 0 है, the intensity is 0 inside, अंदर इंटेंसिटी 0 है। जैसे सरफेस में गए x is equal to r हो गया, इंटेंसिटी बन गया gm by r square, suddenly the intensity will rise to gm by r square। जैसे बाहर जाएंगे और दूर जाएंगे x बढ़ेगा तो इंटेंसिटी घटेगा। the diagram goes like this। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Is it understood? ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या प्लॉट किया हूं? I have plotted the x along the distance from center, here a line में distance from center है, और इधर क्या लिया हूं मैं? इधर लिया हूं मैं इंटेंसिटी E। और इंटेंसिटी आपको कहां पे मैक्सिमम दिख रहा है? मैक्सिमम दिख रहा है सरफेस में। इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सरफेस। And what is that maximum intensity? Maximum intensity कितना है ना? gm by r square, जबकि r है इसका रेडियस और ये इसका मास है m, ये है x और ये क्या है? r। So you see when x is equal to r, the intensity is maximum, and maximum intensity gm by r square। इधर मैं क्या लिया हूं ड्रॉ करके? I have drawn intensity this side, and इधर distance from center, I have drawn distance from center। तो ये डायग्राम को याद रखना, फॉर्मूले को याद रखना।
कोई हॉलो स्फीयर के लिए अंदर इंटेंसिटी हर जगह 0 होता है। बाहर इंटेंसिटी निकालने के लिए यू कैन कंसीडर द हॉलो स्फेरिकल बॉल एज ए कंसंट्रेटेड पॉइंट मास लोकेटेड एट द सेंटर। समझ में आ रहा है? तीसरा हुआ इंटेंसिटी क्या था? इट वाज द फोर्स बाय मास। इफ ए m kg mass experiences a force F, then the intensity at that point is F by m। और आपको ये भी मालूम है कि F इक्वल टू ma, तो F by m क्या देता है? a देता है। अगर कोई बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स F आ रहा है, उसका मास m है, तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? F by m। ये एक्सीलरेशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इंटेंसिटी का दूसरा मतलब है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके साथ हम पूरे बढ़िया से परिचित हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर डी में? लिखेंगे इफ F is the gravitational force at a point or gravitational force on a mass m, then E is equal to F by m. It is acceleration due to gravitational force. Which is otherwise called acceleration due to gravity. देखा? ओ सर यही है क्या? अरे इंटेंसिटी समझ के कितना डिफिकल्ट लग रहा था, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते कितना आसान लग रहा है। तो यूनिट क्या हुआ? आप कहो न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी इक्वली करेक्ट है। इंटेंसिटी का दूसरा यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, और तो कितना बड़ा है उसका मास हमें मालूम नहीं है, फिलहाल तो मालूम नहीं है। आपको मालूम होगा, मेरे को मालूम नहीं है। रेडियस वो भी मुझे मालूम नहीं है। कहते हैं कि कुछ 3264 किलोमीटर होता है, 3264 ऐसे बोलते हैं। मेरे को भी नापा नहीं, ना ही मेरे को कोई बोला, कहीं पढ़ा था। अब बताओ, क्या बता सकते हो ये मास का, ये रेडियस का सरफेस पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितना होगा? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? सर आप बताया नहीं तो हम कैसे बताएंगे? अरे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की सरफेस पे जी का वैल्यू कितना है? 9.8। तो आप कहोगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाना है कि जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इट इज नथिंग बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आप कह सकते हो एक्सीलरेशन और gravitational intensity of Earth at its surface is G, that is 9.8 meter per सेकंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई। बिफोर वी गो फर्दर, आपको समझ में आया कि नहीं चेक कर लेंगे। थोड़ा यहां पर चेक करते हैं। आपको बताना है कि यहां पर दो मासेस है, ठीक है? यहां पर दो मासेस है, से ये एक M1 है और ये एक M2 है, और मैं इनके बीच में रफली कुछ लोकेशन दे रहा हूं, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रहा हूं। सपोज ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है। कहा बी मिड पॉइंट है। बी क्या है? मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट का लेफ्ट में, ये मिड पॉइंट का राइट में। ये समझ में आया? तो ऐसा कोई एक अरेंजमेंट में हमें पता करना है कि कौन सा पॉइंट में इंटेंसिटी 0 होगा। इन एबोव फिगर ग्रेविटी
gravitational intensity is gravitational intensity can be zero at which point, कौन सा पॉइंट में होगा? इफ चॉइस दिया हुआ है m1 is equal to m2, m1 is greater than m2, m1 is less than m2। ये तीनों केस में बताना है आपको कौन सा केस में कौन सा पोजीशन पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो हो सकता है। सॉल्यूशन बनाते हैं। कब? जब m1 और m2 बराबर है। क्या बता सकते हो ABC में से कौन सा पॉइंट में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो हो सकता है? क्या है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? आपको 1 kg मास रखना है और देखना है कि नेट फोर्स क्या होगा। कहां पे 1 kg मास रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा। ये मास बराबर है कि नहीं? और बीच में रखेंगे तो ये जितना जोर खींचेगा वो भी उतना ही जोर खींचेगा, क्योंकि दोनों का मास बराबर हो गया, डिस्टेंस बराबर हो गया। तो पहले वाले केस में आंसर क्या हो जाएगा? बी। दूसरी वाली केस में when m1 is greater than m2, बताओ कहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो हो सकता है? सोचो। m1 बड़ा है, पास में रखेंगे तो जोर से खींच लेगा, बड़ा से दूर रखेंगे, छोटे के पास रखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कहां रखेंगे? बी में रखेंगे कि ए में रखेंगे कि सी में रखेंगे? रीजन हो जाएगा सी। सो इट इज टू बी केप्ट इन रीजन सी। नाउ तीसरा हुआ m1 is less than m2, अब m2 बड़ा है तो रीजन हो गया ए। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल पूछते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे यहां पर कोई एक हॉलो स्फीयर है। दिस इज व्हाट इज ए हॉलो स्फीयर। ये हॉलो स्फीयर में क्या हुआ है कि एक होल है। हियर इज ए होल इन द हॉलो स्फीयर, हियर इज ए होल इन द हॉलो स्फीयर। ऐसा एक होल है, ठीक है। पूछा क्या है? पूछा ये हॉलो स्फीयर में कौन सा पॉइंट में इंटेंसिटी और सेंट्रल पॉइंट में इंटेंसिटी जीरो है कि नहीं। अगर है तो अलग बात है, अगर नहीं है तो फिर उसका डायरेक्शन क्या है। मैं आपको चॉइस दे रहा हूं A B C D। इन फिगर सुन। अरे वाह, बढ़िया बता रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ E एट सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। ये क्या? ये होल है, ठीक है, ये होल है। हॉलो स्फीयर इज डैश। क्या कहोगे आंसर में? हॉलो स्फीयर एक होल बन गया है। हर एक मास के लिए जो इंटेंसिटी बनेगा दूसरा मास उसको कैंसिल करेगा। लेकिन यहाँ पर होल है, इधर जो मास रहेगा उसके लिए जो इंटेंसिटी बनेगा उसको कैंसिल करने वाला प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो फिर इधर जो मास रहेगा ये मास के लिए यहाँ पर इंटेंसिटी कैसे बनेगा? बिकॉज द फोर्स इज अट्रैक्टिव, सो इट विल बी लाइक दिस, है कि नहीं? तो सही आंसर आप लोग बता चुके हो, इट इज डी। बाकी लोग सोच रहे होंगे ये लोग पहले से कैसे पढ़ लिए। अरे नहीं, थोड़ा सा अलर्ट रहोगे तो आप बता दोगे। आंसर हुआ डी। क्या इंटेंसिटी समझ में आ रहा है? अच्छा, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। बस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जानने के लिए हम कहेंगे यहाँ पर एक छोटा स्फीयर है और इसके साथ लग के एक बड़ा स्फीयर भी है। अब पूछा है कि बताओ ये दोनों स्फीयर के बीच में फोर्स क्या है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्फीयर्स? ये m1 है, ये m2 है। अब इसका रेडियस r1 है और r है, इसका रेडियस 2r है। फाइंड फोर्स बिटवीन द टू हॉलो स्फीयर्स। ये दो हॉलो स्फीयर के बीच में क्या
क्या फोर्स है बताओ। ठीक है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और एक का रेडियस r है, दूसरा का रेडियस 2r है। पूछा है दोनों के बीच में फोर्स क्या है। फोर्स तो होगा ही, क्योंकि दो मास है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स है। थोड़ा सॉल्यूशन बनाते हैं और कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, whenever you are calculating any calculation or making any calculation related to gravitational field outside a hollow sphere, you can consider the hollow spherical mass as a concentrated point mass located at the center. इसके लिए इसके ऊपर m1 के लिए m2 के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा कि m2 के लिए m1 के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा? इक्वल फोर्स आएगा। और m2 m1 से बाहर है, तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में ये रखा गया है, बाहर रखा गया है। क्या फोर्स आएगा जानने के लिए आई कैन इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट दिस एज ए पॉइंट मास m1 लोकेटेड एट द सेंटर, दिस एज ए पॉइंट मास m2 लोकेटेड एट द सेंटर, और डिस्टेंस 3r है। समझ में आया? एंड दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज। ये दो क्यूब होते, दो कोन होते, दो सिलेंडर होते, नॉट एप्लीकेबल, ओनली फॉर स्फीयर्स। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आंसर में, आप कहोगे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, Gm1m2 बाय 3r का स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? ये बात है। तो पता ये चला कि जो हमारा इंटेंसिटी है वो आउटसाइड क्या होता है, अंदर क्या होता है, उसके हिसाब से हम लोग इस न्यूमेरिकल को कर लिए। नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाउ इट चेंजेस विथ डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पॉइंट नंबर 1, अर्थ की सरफेस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है निकालने के दो तरीके हैं। कोई पेन यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, इसको गिरा दो, गिरा देंगे तो ये गिरेगा। जब ये गिरेगा कितना एक्सीलरेशन में गिर रहा है, दैट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, कोई 2 kg का मास को गिरा देने से उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होता है कि 5 kg का मास को गिरा देने से एक्सीलरेशन ज्यादा होता है? सेम नहीं सर, अभी अभी तो आप बताए कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज Gm/r²। तो 2 kg के लिए g ज्यादा होगा कि 5 kg के लिए g ज्यादा होगा? ये जो m है देखने से लग रहा है कि 2 kg के लिए g ज्यादा होना चाहिए। नहीं, अरे नहीं, इसमें जो m था ये इसका मास नहीं है, ये तो उस प्लैनेट का मास है जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, है कि नहीं? ये m1 होगा तो जो फोर्स आएगा मान लो F1, ये अगर m2 हुआ और मान लो फोर्स आया F2, बट F1/m1 विल बी इक्वल टू F2/m2। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा। पहला हुआ वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ is due to gravitational pull of earth, which is directed towards center of earth। कोई बॉडी का जो वेट है, क्यों वेट है, व्हाई यू हैव सम वेट? नहीं सर, मेरा मास है तो वेट होगा। मास होने से वेट नहीं हुआ, बिकॉज अर्थ इज पुलिंग। आप अगर सेलेस्टियल स्पेस में चले जाओगे जहां पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, कितना भी मास हो, योर वेट विल बी जीरो।
So you have some weight because earth is pulling it. If you the same person go to moon, your weight will be less. Don't ये खुश मत हो जाना कि मैं अपना वेट लूज कर रहा हूँ, वो तो मून है। अर्थ आपको बता रहा है 60 kg, तो वो बताएगा 10 kg, क्योंकि 1/6 है उसका, है ना। तो ये जो वेट है किसी भी बॉडी का, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। और ये जो फोर्स है, वो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। समझ में? मान लो कि हम कहेंगे कि ये अर्थ है, और मान लो यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई एक पेंडुलम झूल रहा है, और ये पेंडुलम अगर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो जब यहाँ पर ये वेट ऐसा है, यहाँ पर ये वेट ऐसा है, ऐसे करके काम निकाल लेते हैं। सपोज कोई बहुत बड़ा सा पेंडुलम है, इतना बड़ा पेंडुलम है, कहाँ से झूल रहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा है। मान लो कि ये है सरफेस ऑफ अर्थ, और इतना बड़ा पेंडुलम है, काफी ऊपर से झूल रहा है, क्यों? ऐसे झूल रहा है, ठीक है। द पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, यहां से। तो जब यहां पर होगा, उसका वेट को ऐसे नहीं दिखा रहा है, वेट किधर को दिखाना है? टुवर्ड्स सेंटर। इसका टुवर्ड्स सेंटर, बीच में टुवर्ड्स सेंटर। समझ में आया क्या? है ना। तो ऐसा है, आपको समझ में आना चाहिए कि जो फोर्स है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो ठीक है भाई, अगर ये अर्थ है और अर्थ का मास m है, उसका रेडियस r कहेंगे, तो इसके ऊपर अगर कोई एक मास m रखे हैं, तो खींचता है, जो फोर्स में खींचता है उसके चलते उसका वेट हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये मास यहाँ पर रहेगा कैसे? क्या आपको मालूम है हाउ वी पीपल आर ऑल स्टैंडिंग ऑन अर्थ? क्या यहाँ पर जो खड़ा है वो ऐसे खड़ा है, यहाँ पर जो खड़ा है ऐसे पकड़ के, और यहाँ पर जो है वैसे झूल रहा है? नहीं। कैसे खड़ा है फिर? आज की यहाँ पे जो खड़ा है, क्या ऐसे पकड़ के झूल रहा है? तो कैसा खड़ा होगा? तो ये हर जगह ऐसे ही खड़ा है ना। हर जगह इंसान ऐसे ही खड़ा है। ये बात सोचना है, पकड़ के झूल रहा है, ये वाला हाथ छूटा तो कहाँ गिरेगा? कहाँ गिरेगा? और पे गिरेगा ना। तो ये शीर्षासन कर रहा है, ये खड़ा है ऐसे, ऐसा नहीं है। तो गला में कुछ फंस गया है। अच्छा, एनीवे, तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट। इससे क्या पता चला? फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया? Gm बाई आर स्क्वायर। ये मास बाहर है ना, नहीं? तो हम ये पूरे मास को कंसंट्रेटेड पॉइंट मास बोल सकते हैं, एट द सेंटर। नहीं सर, आप तो बोले थे हॉलो स्फीयर के लिए। क्या अर्थ हॉलो स्फीयर है गुपचुप की तरह? तो सॉलिड स्फीयर है, फिर उसके लिए कैसे करेंगे? अरे भाई, कोई भी सॉलिड स्फीयर को आप कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ हॉलो स्फीयर्स कह सकते हो। इससे बाहर मतलब हर एक का बाहर, हर एक को कंसंट्रेट करके सेंटर में ले आओ, यू गेट अ सिंगल पॉइंट मास। ओह, नाउ ड्यू टू दिस मास, ये मास m के ऊपर क्या फोर्स आएगा? Gm/r²। यही फोर्स के चलते वो अपना वेट फील कर रहा है। तो इससे क्या पता चला? The acceleration due to gravity is Gm/r², जिसको हम लोग पहले भी जानते थे, इंटेंसिटी Gm/r²। So on the surface of Earth, the acceleration due to gravity is Gm/r², where what is m? m क्या था? Mass of Earth. Yes, अब से हम लोग ये सिंबल भी यूज करेंगे। क्या बताओ? कैपिटल M को मास ऑफ अर्थ और कैपिटल R को रेडियस ऑफ अर्थ। m is mass of earth, मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल R को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये सिंबल को आप याद रखना, इस सिंबल को हम लोग यूज करेंगे। तो क्या पता चला? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द इंटेंसिटी इज गिवन बाय Gm/r²। द इंटेंसिटी इटसेल्फ इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? इससे हमें ये चीज भी पता चला कि अगर हम सरफेस से दूर जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा। नहीं मतलब दूर जाओ तो g का वैल्यू घटेगा। When you go away from the surface of Earth,
द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। समझ में आया क्या? क्योंकि डिस्टेंस बदल रहा है। पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे when we go away from surface of earth, the value of G decreases। समझ में आया? अगर हम कहेंगे कि कोई एक पार्टिकल को हम अर्थ की सरफेस से ऐसे ऊपर फेंका, ऊपर गया नीचे आया, ये मोशन अलोंग ए वर्टिकल लाइन होता है जिसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन बोलते हैं। मान लो इतने जोर से फेंके कि बहुत ऊपर गया और फिर वापस आया, क्या हर जगह उसके ऊपर बराबर वेट आएगा? नहीं। नो मोशन इज नो मोर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, क्योंकि जी बदल रहा है। समझ में आना चाहिए। तो अगर पूछेंगे इफ ए पार्टिकल इज थ्रोन विथ ए लार्ज वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड so that after 1 hour it returns back, the entire motion is uniform acceleration motion or non uniform acceleration motion? तो आप कहोगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। छोटे हेड के लिए जी बराबर रहता है, दूर जाओ तो जी का वैल्यू कम हो जाता है कि नहीं? और भी ये है कि देखो, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक डंडा ऐसे खड़ा है, सपोज ये बहुत ही लंबा डंडा है, कितना लंबा है? चलो मान लेते हैं कि 500 किलोमीटर डंडा। सर कहाँ रखे थे डंडा को अभी खड़ा की? अरे नहीं रखे कहाँ थे, अभी इमेजिन कर रहे हैं 500 किलोमीटर का लंबा डंडा है, ठीक है। अच्छा बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर में होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? बताओ, इसका ऊपर वाला हिस्सा का वेट ज्यादा है कि नीचे वाला हिस्सा का वेट ज्यादा है? नीचे वाला का जी ज्यादा है, तो नीचे वाला का वेट ज्यादा है। नीचे वाले का वेट ज्यादा है। अगर दो बॉडी है, इधर एक हेवी वेट है, एक लाइट वेट है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? हेवी वेट के पास, नहीं? तो आप कहोगे क्या हुआ रवि, बोल रहे? सर 500 किलोमीटर लंबा डंडा खड़ा है, कैसे खड़ा होगा सर? हाँ ये बात है, खड़ा हुआ कैसे 500 किलोमीटर का? तुम्हारे लिए 500 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, जो लोग चंद्रयान 3 में बैठ के गए ऊपर, उनके लिए तुम्हारा बड़ा उनका बड़ा में काफी अंतर है भैया। अब इधर देखो, अब ये हेवी मास है, मान लो ये लाइट मास है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेवी मास के नजदीक रहता है कि लाइट मास के नजदीक रहता है? हेवी मास के। अब निचला वाले का वेट ज्यादा है, ऊपर वाले का वेट कम है, ये पूरा रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा? सेंटर से नीचे या सेंटर से ऊपर? नीचे। तो आप देखोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ मास, जबकि हम लोग हर जगह पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर है, जबकि हमें पता ये चल गया कि इन ए नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। समझ में आया? अगर कोई लंबा सा डंडा को ऐसे खड़ा कर देंगे तो हुज हाइट विल बी मोर, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी? रवि को हंसी तो आ रहा है, लेकिन ये मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन है, किसका हाइट ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी? और ये सोचने लग जाएगा इतना लंबा डंडा लाएंगे कहाँ से, नहीं पता चला बाद में हाथ से एंट्रांस निकल गया, जब तक वो ढूंढ निकाला कि डंडा कहाँ से मिलता है। क्या बातें समझ में आ रहा है? कितना सारा थ्योरी में आपको पढ़ा दिया। अब इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल दूंगा, आप लोग वो न्यूमेरिकल को लिखोगे, ट्राई करोगे, लेके आओगे, फिर हम लोग उसको करेंगे कब? संडे वाले क्लास में, नॉट ऑन सैटरडे। सैटरडे में पढ़ाऊंगा आपको वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? संडे वाले क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल को करेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Here are some questions on Newton's law of gravitation as well as gravitational intensity. Force between two masses in air is F1 if they are dipped in water keeping same separation. The force between them is F2. Find F1 by F2. It is greater than 1, less than 1, equal to 1. A pendulum of mass m is hung near surface of earth. Mass of earth is capital M. Find
with what force pendulum pulls Earth. Remember, no other data is given. Data given is mass of the pendulum and mass of Earth. Nothing else is given, so your answer must be in terms of them. Two masses 4 kg and 8 kg are fixed at certain distance from each other. Force on which mass is more? So quite simple question, everyone can do. A planet of mass m is moving around Sun in a circular path of radius r with speed v. From this data, find mass of Sun. You have to apply your brain. A planet of mass m is moving around Sun in a circular path of radius r with speed v. From this data, find mass of Sun. Force between two masses is F0. If each mass is doubled and the distance between them is also doubled, what will be new force between them? Look at this triangle. There are three masses each m located at the corners of an equilateral triangle of side length L. Find net force on each mass. Here is a similar question but little brainstorming. Masses m, 2m and 3m are located at the corners of an equilateral triangle. Force on which mass is maximum? All the three masses are experiencing mutual gravitational forces. Force on which mass is maximum? Force on m or force on 2m or force on 3m? On which mass the force is maximum? Look at this figure. M1 and M2 are two masses fixed at a distance r from each other. M is another mass in between them at a distance x from M1. If gravitational force on M is 0, find x, given that M1 by M2 is 4 by 25. In a binary star system, two stars of same mass m are moving in a circle of radius r by mutual gravitational pull. Find speed of each mass. Two masses are experiencing mutual gravitational pull, and with that they are moving in a circle of radius r. You have to find out what is the speed of each mass. A mass of 100 kg is kept at origin. Find vector intensity. You have to write it in vector form at a point 10, 0, given that coordinates are in meter. In figure shown, find magnitude of gravitational intensity at point O. You see there is a isosceles right angle triangle. 3m and 4m are the two masses at the two vertices. Side length is LL. Okay, now at point O, what is the resultant gravitational intensity? Field produced by a mass at a distance 2 meters from it is inert. What will be the intensity at a distance 3 meters from it? These are all very simple questions. If gravitational intensity of Earth on surface is E0, what is intensity of Moon on its surface? In a field, gravitational intensity at a point is E0. A mass m was released at that point. What will be force on m? What will be acceleration of m? Okay. A hollow sphere of radius r has intensity E naught on its surface. What will be intensity at a distance r from the surface outside it? On the surface, intensity is E naught. From the surface at a distance r outside, what is the intensity? Here are two concentric hollow spheres of masses 3m and 2m and radii r and 3r. What is the intensity at point P, which is at a distance 2r from the center? Two planets have masses in ratio 3:4 and radii in the ratio 1:2. What is the ratio of acceleration due to gravity on their surfaces? Mass ratio is given, radii ratio is also given. You have to find out intensity on their surfaces. Two planets have same density but radii in the ratio 2:3.
What is ratio of acceleration due to gravity on their surfaces? Having same density but radii in the ratio 2:3. What is the ratio of acceleration due to gravity on their surfaces? A solid sphere and a hollow sphere have same mass and same radius. What is the ratio of gravitational intensity on their surfaces? Okay. A ring has mass m and radius r. What is gravitational intensity at the center of the ring? Okay, all the best. You can try all these questions. Very simple questions. We shall solve all these questions in the next class. Thank you.